प्रोग्राम के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। अपोजिशन के साथ आपकी मुलाकातें हो रही हैं, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, ये लेजिस्लेशन कहाँ तक पहुँच रही है? अब इसमें कोई डेडलॉक तो नहीं आ रहा? नहीं, अब म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का बिल आज तो शुक्र है कि पास हो गया जॉइंट सेशन में से। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के ऊपर बिल्कुल अपोजिशन से काफ़ी ज़्यादा डायलॉग हुए। उसकी वजह ये है कि जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का बिल था, ओरिजिनल बिल, वो नेशनल असम्बली से पास हो चुका था और उसके बाद सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के पास टाइम लैप्स कर गया था बिकॉज अपोजिशन की सेनेट में अददी अक्सरियत है। उसकी वजह से जॉइंट सेशन बुलाना था और इसके लिए हमें उनकी हमायत की ज़रूरत थी और उस बैकग्राउंड में इनके साथ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के बिल को लेके हमारी नेगोशिएशंस हो रही थी। और तो इसमें कोई डेडलॉक आया मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से? हमारी इत्तलात हैं कि कुछ अपोजिशन डिमांड कर रही थी कि मनी लॉन्ड्रिंग वाली क्लॉजेज निकाल दें, तो आपने निकाल दी हैं इसमें से? नहीं अर्शद, देखिए इस बात में तो कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती कि दो चीज़ें हैं। पहले तो ये मैं समझता हूँ लोगों को ये समझने का हक है कि ये बिल था क्या। ये है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का बिल, जिसके तहत आप पाकिस्तान में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की रजीम बना रहे हैं कि एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी और वहीं से तमाम जो दरख्वास्तें हैं बाहर के ममालिक को भेजी जा सकेंगी और रिसीव होंगी इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब कौन से ऐसे जराइम हैं जिनकी इंफॉर्मेशन दूसरे ममालिक में हो सकती है? उसमें से एक बहुत अहम जुर्म जो बड़ा रेलेवेंट है दो चीज़ों के लिए। एक तो अभी सर दस्त फैटफ की रिक्वायरमेंट थी और उसकी डेडलाइन थी आज, क्योंकि हमने जो कंप्लाइंस करनी है मुख्तलिफ़ चीज़ों की, स्टैंडर्ड्स की, उसमें से ये भी एक बहुत जो कलीदी चीज़ थी। दूसरी, अगर आपको याद होगा 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो लिया था पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह की चीज़ों को लेके, जिसमें से फेक अकाउंट्स के केसेस बरामद हुए थे, जेआईटी बनी थी। उसी में उन्होंने एक 10 रुकनी कमेटी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर की ज़ेर सदारत बनाई थी और उसने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी कि कौन सी चीज़ें हैं जो इस मुल्क में होने वाली हैं जिसकी वजह से ये फेक अकाउंट जैसी चीज़ें, मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म हो सकती है। और उसकी जो नंबर 1 रिकमेंडेशन थी जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का हिस्सा भी बनी, वो थी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का एक्ट बनाना। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आते साथ ही वो एक्ट ड्राफ्ट करके पार्लियामान को दे दिया और फिर उसके बाद की चीज़। अब अपोजिशन से जब हमारे डायलॉग इसके ऊपर शुरू हुए कि आप ये देखिए, ये तो एक बैलेंस लॉ है, बेसिक लॉ है और पूरी दुनिया में है, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस पर मबनी है, फैटफ की भी रिक्वायरमेंट है, आपकी सुप्रीम कोर्ट कह रही है। अपोजिशन को काफ़ी सारे इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात उनके जायज़ थे जिसके ऊपर हमने फुली कंसेशन किया। जो डेडलॉक था वो मेन इन चीज़ों को लेके था कि वो ये कहते थे कि आप इसके अंदर से मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन जैसी चीज़ों को निकाल दीजिए। हमारा ये कहना था कि देखिए, ये बात किसी एक हुकूमत की नहीं है, ये तो एक कॉन्टीन्यूस अमल है। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की जो रजीम है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होगी। आप फैटफ में ग्रे लिस्ट में इसलिए गए हैं और ब्लैक लिस्ट में इसलिए जा सकते हैं कि आपके मुल्क के अंदर फाइनेंशियल क्राइम को लेके वो वाले फ्रेमवर्क नहीं है। आप ना बाहर ट्रेस करते हैं, ना बाहर से लाई हुई दौलत को पाकिस्तान के अंदर ट्रेस किया जा सकता है बिकॉज आपके यहाँ रजीम नहीं है। तो उसके गैर मौजूदगी में आज हम सिर्फ महज बिल पास कराने के लिए इसमें से अगर मनी लॉन्ड्रिंग को निकाल दें तो फिर तो इस पर कोई बात नहीं बनती। और मैं इसमें पूरी अपोजिशन को कोई दोष नहीं देता। अपोजिशन में आपको पता है बड़े स्पेसिफिकली किसकी डिमांड थी कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन इसमें से निकाल दें? मतलब देखिए, कुछ चीज़ें पार्टी की थी या कोई और? मैं तो कॉन्फिडेंशियलिटी की बड़ी केयर करता हूँ, तो मैं नाम तो नहीं लेता, लेकिन उन लोगों की ज़्यादा डिमांड थी जिनके अपने पर्सनल केसेस थे। कि देखिए, आपकी अगर पर्सनल इंटरेस्ट की जगह आप अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और आप बड़े दंदनाते फिरते हैं और कहते हैं जी फ़लाँ शख्स से मैं बात नहीं करता क्योंकि वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ अब बंद दरवाज़ों के पीछे ये दरखास्तें करते फिरते हैं कि इसमें से मनी लॉन्ड्रिंग निकाल दें, करप्शन निकाल दें। हमारे एक मेंबर ने फिर मजाक करते हुए किस तरह करते हैं, हाजी डाल देते हैं इसमें करप्शन निकाल के। तो जब इस तरह की चीज़ होगी तो मुझे ये बात बताइए कि फिर मुल्क में चीज़ें बेहतर कैसे होंगी? आपके मुल्क ग्रे लिस्ट में इसलिए गया है कि आपके यहाँ कोई इस किस्म की कोई चीज़ है नहीं जो इन चीज़ों को रोक सके। वॉच डॉग्स हैव फेल्ड। आपके यहाँ फेक अकाउंट्स खुलते हैं, उस वक्त का साबिक सदर ये अदालत टीवी पे आके कहता है कि जी आपको साबित करना पड़ेगा कि मैं बैंक में फालूदे वाले को लेके गया और अकाउंट्स खुलवाए। तो इस माजी से हटने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि ये जो पैरामीटर्स हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है वो रखे। इस पर जितनी डायलॉग भी हुई हमने उनको बड़ा एहतराम से बार बार अर्ज़ की कि देखिए, जो इसके फंडामेंटल्स हैं उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। एक उनकी मिसाल के तौर पे मैं समझता हूँ वो हमें कंसेशन करना पड़ा, शायद नहीं करना चाहिए था, बेस्ट प्रैक्टिस ना होती
कि जो सेंट्रल लीगल अथॉरिटी है वो हमारे ड्राफ्ट में था कि सिर्फ एक इदारा होना चाहिए या एक शख्स होना चाहिए, क्योंकि वो उससे काम जल्दी हो सकता है। उसके लिए इस बिल के अंदर तजवीज़ करता था सेक्रेटरी इंटीरियर। इन्होंने कहा आप कमेटी बना दीजिए। हमने उस कमेटी में, अब उस कमेटी के अंदर सेक्रेटरी इंटीरियर हैं, सेक्रेटरी लॉ हैं, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स हैं और फिर चारों सूबों के होम सेक्रेटरीज़ हैं। मैं ये समझता हूँ, और ये मैंने बारहा अपोजिशन को कहा कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे अब देखना पड़ेगा कि अगर आपने इतनी बड़ी कमेटी बना दी तो क्या इसका काम तेज़ी से हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उसके लिए फिर हमने इसके अंदर फर्दर क्लॉज डलवाई कि फिर जो मेजॉरिटी होगी, क्योंकि कई दफ़ा होगा अगर एक चीफ सेक्रेटरी नहीं आता या होम सेक्रेटरी नहीं आता तो क्या वो चीज़ आगे चल नहीं सकेगी। तो मेजॉरिटी प्रेजेंट के साथ वो मामला चलाए जा सकेंगे। हमने ये रिक्वायरमेंट ज़रूर पूरी कर दी है, लेकिन हमारा ये रहा है कि हर मौके के ऊपर जब भी अपोजिशन से हम बात करते हैं, अब आपको NRO प्लस 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 वाली जो चीज़ तो याद होगी कि उस वक्त भी जो FATF के 2 बिल्स थे जो कि एंटी टेररिज्म रजीम में सिर्फ इन्हांसमेंट ऑफ पनिशमेंट के बिल्स थे कि आप, और वो भी फाइन्स, कि जहाँ पे आप दहशतगर्दी के मुकदमे में 1 मिलियन तक का जुर्माना कर सकते हैं उसको 10 मिलियन तक ले जाया जाए, क्योंकि FATF का ये कहना था कि आपके यहाँ जुर्माने की रकम कम है। दूसरा ये था कि UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन और जो पाबंदियाँ होती हैं उनको पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाए जाएं ताकि वो फ्रेमवर्क मौजूद हो। फ्रेमवर्क होगा तो किसी के साथ ज़्यादती भी नहीं होगी और जिस किसी ने जुर्म किया होगा उसको सज़ा भी मिल सकेगी। तो वो दूसरा बिल वो था। अब इस बिल को मुंसलिक करने की कोशिश की गई कि नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम की जाए, जिसको मैंने 34 टांकों का जिक्र किया कि 34 टांके लगाने का। अगर उस 34 टांकों पर हम चले जाते तो इस मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग कोई ऑफेंस नहीं था, बिकॉज अपोजिशन के बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं, बड़े बड़े ओहदों पे फाइज रहे हैं, वो समझते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग, मैं अभी देख रहा था आपके ही चैनल के प्रोग्राम पे, उनमें से ही एक शख्स ने आके ये बात की कि जी अगर कोई बंदा यहाँ से बेशक जो मर्जी करे, चोरी करे, डाका मारे, करप्शन करे, पैसे बाहर ले जाए और वापस ले आए तो वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। अगर हमारी इस पे भी मैं आता हूँ, लेकिन आपने बंद कमरों के पीछे बात की कि मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन कि ये मामला ख़त्म कर देने चाहिए, तो इन्हीं बंद कमरे में जो बातचीत हो रही थी, तो ये बंद कमरों के दरवाजे खुल के, दरवाजे कोई खड़के भी हैं, कोई दरवाजे, ये क्या मामला है? कुछ तलखी भी हुई है वहाँ पे आपकी किसी के साथ, या आपने कोई दरवाज़ा पटखा है, कोई क्या हुआ है? नहीं, तलखी नहीं हुई। देखिए, लेकिन अगर किसी शख्स को अपने ऊपर इस हद तक हो कि जी हम आपसे बात ही नहीं करते, तो ये बड़ा गैर मुनासिब सा रवैया है। आप कि ज़रूर बहुत सारे मामलात नैब में चल रहे हैं, आपके ऊपर केसेस चल रहे हैं, वो केसेस मैंने तो नहीं बनाए। वो केसेस तो आपके ऊपर, अगर आपने LNG के ठेकों को देने में कोई करप्शन की है, वो तो मैंने तो नहीं बनाए। अगर आपके साहबजादे के ऊपर आज एक सप्लीमेंट्री रेफरेंस फाइल हो गया, वो तो मैंने तो नहीं किया। इस शहर के बच्चे से पूछ लें कि उनके बच्चे के नाम के ऊपर लेके शहर में क्या क्या नहीं होता रहा जब ये वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त तो शहजाद अकबर कहीं नहीं कर रहे हैं आप? मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात कर रहा हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मैंने बड़ा एहतराम से उनको ये समझाने की भी कोशिश की है कि जनाबे वाला, ये जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस है ये कोई क्राइम नहीं क्रिएट कर रहा, ये कोई नई चीज़ नहीं बना रहा। ये सिर्फ ये कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस के लिए दूसरे ममालिक से इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है और आपके ममालिक से, आपके मुल्क से दूसरे ममालिक को इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। उसमें विटनेस की टेस्टमनी भी हो सकती है, उसमें बैंकिंग रिकॉर्ड भी हो सकता है, उसमें कुछ दीगर शवाहिद भी हो सकते हैं, और उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है। और जहाँ तक इनको कुछ खदशात थे जी कि इसको बड़ा ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था मनी लॉन्ड्रिंग और ये करप्शन इसमें से निकाल दे, जो उनकी पूरी टीम की ये थी, लेकिन शाहिद खाकान साहब ज़्यादा इस चीज़ पे बज़द हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग इसमें नहीं होनी चाहिए, इसमें। और तलखलामी भी इसी बात पे आगे चल के, लेकिन तलखलामी को मेरे ख्याल है रहने दीजिए। तलखलामी तो वो चूँकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुरूर बहुत ज़्यादा है, तो शायद उस वजह से है, या कुछ और इशू है, या कोई और साइकोलॉजिकल प्रेशर है शायद खाकान अब्बासी नहीं, लेकिन वो शायद कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर भी है। आज उनके ऊपर एक रेफरेंस भी, एडिशनल सप्लीमेंट्री रेफरेंस फाइल हुआ है, क्योंकि उसमें कुछ मज़ीद शवाहिद आए हैं शायद, तो इस वजह से सप्लीमेंट्री रेफरेंस फाइल होता है। लेकिन बात यह है कि अगर जब आप कानून साजी की बात करते हैं तो क्या आप पार्लियामान को हॉस्टेज बना के अपने ज़ाती केसेस के लिए कानून साजी करेंगे? क्या आप दीगर मुल्ज़िम, देखें ना, एक ऐसा मैं समझता हूँ जो NRO प्लस 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 था, वो तो नैब के मुल्ज़िमान का ड्राफ्ट करदा एक अमेंडमेंट थी। तो अब इस मुल्क में क्या पार्लियामान में ये रह गई है कि इस मुल्क में कानून साजी मुल्ज़िमान करेंगे? मुल्ज़िमान के लाए हुए ड्राफ्ट्स को पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर रखा जाएगा, तो फिर उस पार्लियामान का क्या तकद्दुस रह जाएगा? ये एक ट्रस्ट है लोगों का जो इनको दिया गया है, आप उसको अपने ज़ाती मकासद के लिए मिसयूज़ नहीं कर सकते। और माजी में तो लॉबिंग उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, ऐसे काम होते रहे, जिसकी एक मिसाल इकनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1992 जो आप जिक्र कर रहे थे कि पैसा बाहर जाए और बाहर से अंदर है, उस पर सवाल नहीं होगा। तो इकनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1992
इसमें भी हुकूमत कोई तरमीम कर रही है या इसे ख़त्म कर रही है? ओवर द टाइम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट में काफ़ी सारी तरमीम हो चुकी हैं और उसमें जो छूट अवेलेबल है बाहर से पैसे आने के लिए वो सिर्फ टैक्स पर्पसेस के लिए है, लेकिन उसके लिए पैसे का बाहर से, देखिए यही तो वो चीज़ है जिसकी वजह से इनको तकलीफ़ है मनी लॉन्ड्रिंग की, कि अगर हम म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की रजीम को रहने देते हैं तो जब बाहर से मिसाल के तौर पे मंजूर पापड़वाला के नाम के ऊपर जाली 2.5 मिलियन की टीटियाँ लगवाई जाती हैं शहबाज शरीफ ख़ानदान को, तो वो शवाहिद जो है वो बाहर के ममालिक में हैं। इस MLA के तहत आप उनसे शवाहिद मांग सकते हैं। देखिए अगर बाहर तो नैब नहीं है ना, आपको नैब से तकलीफ है, बाहर तो बैंक ने देनी है, किसी मुल्क के बरतानिया के किसी इदारे ने देनी है, UAE के किसी इदारे ने देनी है। अगर वहाँ से तो कोई डॉक्टर्ड एविडेंस तो नहीं आएगा, जो एविडेंस होगा एज इट इज़ आ जाएगा। अगर वो वहाँ से एविडेंस आएगा कि मंजूर पापड़ वाले ने आपको पैसे भेजे, तो वहाँ से ये एविडेंस जब आ जाता है तो वो बात आ जाएगी। अगर मंजूर पापड़ वाला ने जेन्युइन पैसे भेजे तो वो जेन्युइन आ जाएगा, तो फिर तो नो क्वेश्चन आस्क्ड हैं। लेकिन अगर आपने फेक टीटियाँ लगवाई हैं तो आप पकड़े जाएंगे, और ये वाला काम तकरीबन तमाम ऐसे लोगों के मामलात में सामने नज़र आ रहा है। तो जिसने टीटी लगवाई है वो इस वक्त सिर्फ एक ज़िद पेड़ा हुआ है कि आप इस मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग को लेजिटिमेट कर दें, आप इस मुल्क में 1 अरब रुपए से नीचे की करप्शन को लेजिटिमेट कर दें, आप इस मुल्क में 5 साल से पीछे के ठेकों के पीछे जाना ख़त्म कर दें। ये उन लोगों की डिमांड्स हैं जो सो कॉल्ड लोगों का ट्रस्ट लेके पार्लियामान में आए हुए हैं, और उस ट्रस्ट को जहाँ पे उनकी बहबूद के लिए, अब मुझे बता दीजिए ये जो इस वक्त MLA का बना है, यहाँ किसी इंसान के साथ ज़्यादती हो जाती है, बंदा बाहर भाग जाता है, एविडेंस बाहर है, किसी के ये फैमिली मैटर्स होते हैं, बच्चों को उठा के ले जाते हैं, ये चाहते थे कि उसको भी रोक दिया जाए, कि इसके अंदर से PPC निकाल दिया जाए। हमने इनको बड़ा समझाने की कोशिश की कि ये तो किसी पार्लियामेंटेरियन की तो बात ही नहीं है, ये तो एक आम शहरी की बात है, उसके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात है। आप सिर्फ अपने ज़ाती मकसद के लिए कि जी इसको एक रिडंडेंट किस्म का कानून बना दें, वो हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। तो फिर खैर इवेंचुअली उसमें बड़े रीज़नेबल लोग भी हैं अपोजिशन में, और उन्होंने इसके ऊपर भी कहा कि ये बिल्कुल कानून होना चाहिए, और ये एक इंटरनेशनल, हम तो एक क्लॉजेज़ हमने पूरी फैटफ की टीम उनके साथ बिठाई जो कि सरकारी टीम है, उसके अंदर कंसल्टेंट्स हैं, इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स हैं। उन्होंने एक क्लॉज दिखाई कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है और ये इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस है। लेकिन असल में इस पूरे प्रोसेस के अंदर, अगर आने वाले दिनों में भी मैं समझता हूँ इस प्रोसेस के अंदर यही चीज़ सामने आती रही कि हर कानून साजी के अमल के ऊपर आपने बार बार अगर NRO+++ मांगना है, तो फिर ये मामलात कैसे चल सकेंगे, मुल्क में बेहतरी कैसे आएगी?